जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में दलाली बहुत चरम पर है आज। तो वो दलाली की आदत इन लोगों को इतनी पड़ चुकी है कि सामने से आकर के बात करने में डर लगता है। भैया हम बताना चाहते हैं कि जब आप ये तुगलकी फरमान निकाल रहे थे तब वो बच्चे इस हक की लड़ाई लड़ रहे थे, शिक्षा को सुधार करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कॉमर्स का प्रोफेसर 3 ही महीने में कैसे बन सकता है? मास्टर्स कहाँ गई उसकी? नेट JRF PhD कहाँ गई? वो ABVP का पूर्व डूसू का अध्यक्ष रह चुका है, इतना भी मैं आपको बता देता हूँ। पर क्या करें आप, और आपका तो पूरा इतिहास ही दलाली का रहा है। तो दलाली करके स्कूल पास हो गया, कॉलेज पास होने जा रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं दलाली करके, अब दलाली करके प्रोफेसर लग जाएंगे। संवाद तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर संवाद ही नहीं हुआ तो हम अपनी बात कैसे पहुंचा पाएंगे? वो हमें डराना चाहते थे कि वहाँ हम नहीं जाएं। अब मैं उनके गेट नंबर 4 पर उनके सामने बैठा हूँ कि डरा लो, मैं अपना अनशन तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ वो तो आपने देखा ही। महीने भर लगभग वहां पे आंदोलन चला, फिर सरकार ने मांगे मांगी और उसके बाद जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद नहीं हूँ। हालांकि आपको देखकर लग सकता है कि शायद यहाँ भी जंतर मंतर की कुछ स्मृतियां हैं या उसका एक रेप्लिकेशन तैयार करने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको बता दूं, मैं इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे NSUI जो है लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कई छात्र जो हैं डूसू उपाध्यक्ष राहुल झांसला के नेतृत्व में यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और उनकी कुछ मांगे हैं। और उनकी मांगे ये हैं कि जब तक DU या दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर उनसे आकर मुलाकात नहीं करते हैं और वो अपने कुछ स्टेटमेंट्स के लिए माफी नहीं मांगते हैं, तब तक ये छात्र यहाँ पर अनशन करते रहेंगे। अभी पूरा मामला क्या है, पूरा मसला क्या है, क्यों ये छात्र आंदोलन में बैठे हुए हैं, उस पर हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन अनिरुद्ध है कि वो दिखाएं ये सारी चीजें जो जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान, जो संसद चलो मार्च के दिन यानी 20 जुलाई के दिन के कुछ तस्वीरें हैं जो यहाँ पर लगाई हुई हैं। आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर ये देखिएगा, शायद उस दिन लाठीचार्ज में जिन बच्चों के जूते चप्पल छूट गए थे उनको यहाँ पर भी रखा गया है। तो एक तरीके से जंतर मंतर की पुनरावृत्ति करने की यहाँ पे कोशिश की गई है और डूसू के जो उपाध्यक्ष राहुल झांसला, उनकी अध्यक्षता में कई छात्र यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। तो चलिए अब उनसे बातचीत करते हैं और उनके पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त डूसू के उपाध्यक्ष राहुल झांसला भी यहाँ पे मौजूद है। उनके साथ उनके नेतृत्व में 5 छात्र जो हैं इस वक्त अनशन पर बैठे हैं। तब उनसे ही जानते हैं, राहुल ये अनशन क्यों है? ये आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट है, ये किसके खिलाफ है? VC के खिलाफ आप लोग कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, VC ने एक फरमान जारी किया था, एक नोटिस निकाला था DU के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के लिए, जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, कि यहाँ से कोई भी स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, और खास करके जंतर मंतर पे। और उसमें ये भी मेंशन था कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो एकदम मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्प्रेड की कि सुप्रीम कोर्ट हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज करने से नहीं रोकता है, और इन्होंने रोकने की कोशिश की। तो मेरा इनसे सीधा सवाल बनता है कि क्या आप इस जनरल डायर की इस वाइस चांसलर जो ऑफिस है, ये वाइस रॉय ऑफिस हुआ करता था ब्रिटिश एरा में, इस वाइस रॉय ऑफिस में बैठ करके आप अपने आप को वाइस रॉय समझने लग गए हो क्या? कि आप अपने आप को संविधान से बड़ा समझते हो कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को हमें एक्सरसाइज नहीं करने दोगे, उसके लिए रोकोगे? तो इन सभी चीज़ों के लिए हम उनसे अपील करते हैं, अपील ही कर रहे हैं। हम धमका नहीं रहे हैं, हम वैसी डिमांड नहीं कर रहे, हम अपील कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगो। अच्छा राहुल, आज 5वां दिन है आप लोग के प्रोटेस्ट का और अनशन का मेरे ख्याल से 3रा दिन है। अभी तक VC ऑफिस से या किसी भी कंसर्न अथॉरिटीज से आप लोगों से बातचीत करने की कोई कोशिश हुई है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में दलाली बहुत चरम पर है आजकल। तो वो दलाली की आदत इन लोगों को इतनी पड़ चुकी है कि सामने से आकर के बात करने में डर लगता है। तो वो अपने लोगों को भेजते हैं, अपने गिने चुने 4-5 पपेट्स को भेजते हैं कि जाओ राहुल से बात करो, दलाली तय करो इससे, कि ये बीच का कोई रास्ता निकलवाओ, कॉम्प्रोमाइज की बात करो इससे,
कि कोई 2 फेवर ले ले हमसे और कॉम्प्रोमाइज कर ले। मेरा उनको स्पष्ट जवाब रहा है, 2 दिन वो यही बात लेकर के आए हैं। मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज वो आदमी करता है जो गलत होता है, दलाली वो आदमी करता है जो भूखा होता है और जो गलत होता है। ना हम भूखे हैं ना हम गलत है, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। अच्छा, उनके साथ 5 छात्र और हैं जो इस वक्त अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफी पोस्टर्स लगे हुए हैं जो 20 तारीख की है, जो संसद चलो मार्च के वक्त जो झड़प हुई थी पुलिस और छात्रों के बीच में। जूते भी यहाँ पे रखे हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? भैया हम बताना चाहते हैं कि जब आप ये तुगलकी फरमान निकाल रहे थे तब वो बच्चे इस हक की लड़ाई लड़ रहे थे, शिक्षा को सुधार करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और वो सिर्फ एक कोशिश कर रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जाएगा तो प्रहलाद जोशी आएगा जिसने को खुला सपोर्ट किया है बैठ के। उनको पता था कि इन की सरकार में कोई दूसरा चोर आ जाएगा, लेकिन ये सुधार था। प्रोटेस्ट हमेशा सरकार को गिराने के लिए नहीं किया जाता, प्रोटेस्ट किया जाता है, हम विरोध करते हैं कि आप जो ये कर रहे हैं वो गलत है। तो ये भी जो प्रोटेस्ट है वो उसके खिलाफ है कि आपने जो फरमान जारी किया वो गलत था। आप आके बोलते हैं यहाँ पे उनके लोग कि हम आपसे संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, हम आपके साथ हैं, हमारे आप बच्चे हैं। तो जब 3 दिन से आपके बच्चे यहाँ बैठे हैं तो आप यहाँ आ जाते। ये VCG का ऑफिस रहा है, वह नहीं है। 20 तारीख को जब सैकड़ों छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के मार खाते हैं, भारी पैलेट गन, लाठी चार्ज, लाठियों में कील, इस तरीके के हादसे होते हैं, आप ये भी तो निकाल सकते थे कि जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उनको हम स्पीडी रिकवरी बोलते हैं, उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी सही हो और उम्मीद करते हैं कि किसी को ज़्यादा गंभीर चोटें न लगी हो। ऐसा भी तो आप कर सकते थे। लेकिन आप क्या है कि एक जो भाजपा या RSS या मंत्रालय कहीं से भी एक फरमान आया, सारे विश्वविद्यालय ने कॉपी पेस्ट करके चढ़ा दिया। आपका जमीर तो है ही नहीं। संघीकरण हो चुका है इस पूरे विश्वविद्यालय का और उस संघीकरण के खिलाफ है, क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी ना भैया तो मानवीय संसाधन जो है वो अच्छा नहीं होगा। फिर हम विश्वगुरु लाख गुना कहते रहे, ना स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप देख रहे होंगे कि आदिवासी महिला को कंधे पे लेके जाना होता है 50-50 किलोमीटर, प्रेग्नेंट होती है तब। एक मैं अपने ही जिले का केस बताता हूँ, सागर मध्य प्रदेश का, कि एक बच्चे के आंखों में हुआ, आंखों में कफ सिरप डाल दिया आई ड्रॉप की जगह। क्या हुआ, उसकी आंखें चली गई। इंदौर का केस बताऊँ, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, एक अस्पताल चल रहा है, आपको पता होगा कि बिना अस्पताल की बिल्डिंग नहीं है, लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये तरीके क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शिक्षित लोग नहीं है, शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। शिक्षा का राहुल गांधी जी ने जैसे बताया कि कितना कम बजट। इससे पहले अगर 70 साल देखें तो भी तो कांग्रेस की सरकार रही थी ना, तब भी तो देश, अगर आज आप जो असुविधाएं गिनवा रहे हैं ये पिछले 12 साल में तो पैदा हुई नहीं। ये 1947 के बाद से लेके अब तक के राजनीतिक हाशिए पर रहे लोगों की कहानी है। बिल्कुल भैया, जैसे कुछ चीज़ें हैं आपको बताएं तो एम्स, IITs, IIMs, दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय, मतलब कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस ने नींव रखने की कोशिश की, आगे वो लेके जाता है जो इस कड़ी में आगे जुड़ता जाए। कांग्रेस ने के समय के ही 94,000 स्कूल 10 साल में बंद हुए हैं, तो अब इसमें कांग्रेस की गलती तो नहीं होगी। और मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस हमेशा सही है, लेकिन देखो आप राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, आर्टिकल 21A लेके आए, आपको वहाँ पे मैंडेटरी किया कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देनी ही देनी है। उसके बाद आप देखेंगे तो मैं एक और चीज़ बोल दूँ कि हमसे कुछ गलतियाँ रही होंगी, इसीलिए आज हम विपक्ष में हैं। अगर हमसे सारी चीज़ें सही होती तो शायद हम विपक्ष में होते भी ना। बिल्कुल सही बात है राहुल। मैं वो पोस्टर पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि VC ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स को बीजेपी के माउथपीस की तरह यूज किया। उसके बाद तमाम उस पर बातें रखी गई हैं कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, सेफराइजेशन नहीं हो सकता विश्वविद्यालय का। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि संघीकरण हो रहा है विश्वविद्यालय का? देखिए, कल मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, संघीकरण का एग्जांपल देता हूँ मैं। देखिए, अब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में चाहे PhD एडमिशन की बात करें, चाहे आप प्रोफेसर अपॉइंटमेंट की बात करें, तो एक प्रोफेसर है मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, कॉमर्स के प्रोफेसर है, जो जब 2023 में नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय आए तो ऐसे हाथ जोड़ करके फोटो लगी थी उनकी, जो आज प्रोफेसर हैं कॉमर्स के।
आप गौर कीजिएगा, एडवोकेट XYZ, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, एडवोकेट XYZ प्रोफेसर थे और अगले 3 महीने में वो कॉमर्स के प्रोफेसर बन जाते हैं। एक एडवोकेट आदमी कॉमर्स का प्रोफेसर 3 ही महीने में कैसे बन सकता है? मास्टर्स कहाँ गई उसकी? नेट JRF PhD कहाँ गई? PhD कहाँ है? मास्टर्स कहाँ है उसकी? देखिए दलाली ये चल रही है। वो ABVP का पूर्व डूसू का अध्यक्ष रह चुका है, इतना भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तमाम आरोप। सेफ्रनाइजेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अच्छा, मैं एक और देख रहा था, आप लोगों ने एक और मांग लिखी है कि डूसू में एक पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। ये इसके पीछे का आशय क्या है राहुल? देखिए ये बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं संसद में कि ओपोजिशन ने, और पूरे देश में ढिंडोरा पीटते हैं, ओपोजिशन ने विमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया, बहुत लोग विरोध में उतार दिए, बहुत लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। मैं इनसे ये कहता हूँ कि आप रात दिन उनकी चमचागिरी करते हो, उनके तलवे चाटते हो, उनके जूते उठाते हो, तो कम से कम अपने विश्वविद्यालय में तो रिजर्वेशन दे दो लड़कियों को चुनाव लड़ने के लिए। डूसू इलेक्शन वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन है, लेकिन यहाँ गर्ल्स के लिए रिजर्व सीट नहीं है। जहाँ 8.5 लाख स्टूडेंट्स हैं पूरे DU में, रेगुलर नॉन रेगुलर मिला करके, वहाँ 3.5-4 लाख प्लस गर्ल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। लगभग 45 से 48% गर्ल स्टूडेंट्स हैं DU में, लेकिन फिर भी उनको रिजर्वेशन नहीं है डूसू में, ना किसी कॉलेज यूनियन इलेक्शन में रिजर्वेशन है। मैं यूं नहीं कहता कि आप एक सीट फिक्स करो, आप रोटेटरी दो, लेकिन रिजर्वेशन दो। ये आपको मैं बस आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, वो भी एक समय पर डूसू की अध्यक्ष रह चुकी हैं। लेकिन एक और आंकड़ा है जो बहुत हैरान करने वाला है, वो ये है कि अगर हम इतिहास उठाकर देखें डूसू का, तो मेरे ख्याल से सिर्फ 3 या 4 महिलाएं आज तक डूसू की अध्यक्ष रही हुई हैं। और आखिरी महिला अध्यक्ष डूसू की 2008 में बनी थी, वो थी ABVP की नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा के बाद मेरा नहीं ख्याल कि 18-19 साल हो गए कोई महिला डूसू अध्यक्ष बनी हो। तो ये भी एक चिंता का विषय है जब हम बात करते हैं महिलाओं के पार्टिसिपेशन की और उनको आगे बढ़ाने की। तो ये तमाम संगठनों की और विश्वविद्यालय की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम डूसू स्तर पर, कॉलेज स्तर पर तो हम लड़कियों को या महिलाओं को एक फेयर अपॉर्चुनिटी दें, ताकि वो भी आए और वो भी प्रतिनिधित्व करें, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा ना रहे, वो चेहरा बने उस भीड़ का। क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। अगर हम हायर लेवल पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी देने की आवश्यकता है। कुछ और छात्रों से बात करेंगे। आप लोग भी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, पहले तो अपने स्वास्थ्य के बारे में बताइए, अभी आप लोग ठीक हैं? अभी तो हम ठीक है जी। कब तक बैठने का इरादा है? तब तक DUVC हम सबसे इसे माफी नहीं मांगते और हमारी जो डिमांड है इनको पूरी नहीं करेंगे, हम जब तक वहीं पे बैठे रहेंगे। तो डिमांड तो मैं पढ़ दिया है, उसके अलावा और आप लोग ये क्या डिमांड है, आप लोग इस तरह बैठे हुए हैं यहाँ पे? और हमारी डिमांड है कि जो आप देखते हो जो PhD के एडमिशन होते हैं, इसको एक फेयर तरीके से कराए, इस पर एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। और जैसे कि आपने बहुत केस आते हैं, जैसे कि जितने भी ये होते हैं PG होते हैं, इसमें भाई उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं करती, बच्चों को परेशान करा जाता है, ये सब चीजें। तो हम ये चाहते हैं जितने भी PG है उसमें सभी एक डूसू पोस्ट होल्डरों का इन्वॉल्वमेंट हो और एक वहाँ के आसपास के कोई लोकल आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे कि भाई जो भी PG है उसको एक सर्टिफिकेट मिला जाए कि भाई ये PG ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे को आगे चीजें फेस ना करनी पड़े, भाई उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए कि भाई हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहे, हमें डराया जा रहा है PG में, ये सब चीजें ना हो। बच्चा यहाँ से बहुत दूर दूर से आता है, ऐसा तो नहीं है यहाँ का लोकल बच्चा है। अब PG तो यहाँ के लोकल है ना, तो उन बच्चों के साथ कोई भी चीजें ना हो, इस वजह से सभी की चीजों के लिए हमारी ये सब मांगे हैं। बिल्कुल, ये भी बातें सुनी जानी चाहिए। राहुल, अब आपसे एक इंटरेस्टिंग बात करनी है मेरे को। ABVP वाले जो हैं आप पे लगातार आरोप लगाते हैं, खासकर NSUI पे, कि ये नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया है। अभी आप लोग VC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और आपने चूड़ियां दिखा दी, आपने और जाखड़ साहब ने, और कह दिया कि आप जाके PM का और धर्मेंद्र प्रधान का घर संभालें। अब इसको लेकर आप पे निशाना साधा रहा है कि आप महिलाओं को कमजोर समझते हैं, आपको लगता है कि चूड़ी जो है वो कमजोरी की निशानी है। और ABVP की तमाम जितनी भी महिला पदाधिकारी थी या छात्राएं थी, वो चूड़ियां पहन के अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रही थी आपके खिलाफ। आप कुछ सफाई देना चाहेंगे उस पर? देखिए, सफाई तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं तंज जरूर कसना चाहूंगा विद्यार्थी परिषद के लोगों पर। 2 महीने पहले जब मणिपुर में आपके कार्यकर्ता ये हरकत कर रहे थे, तो क्या आपको सांप सूंघ गया था? आपको ये हरकत लगती है? आपके लोग जब ये करें तो ठीक है, और कोई और कर जाए तो गलत है। ये एक कहावत है, आपने शायद अच्छे से अपनी स्कूलिंग करी होती तो आपके समझ भी आता मुहावरे क्या होते हैं। पर क्या करें, आप और आपका तो पूरा इतिहास ही दलाली का रहा है। तो
दलाली करके स्कूल पास हो गया, कॉलेज पास होने जा रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं दलाली करके, अब दलाली करके प्रोफेसर लग जाएंगे। अच्छा, जब स्मृति ईरानी ने 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री जी को भरी सभा में स्टेज पर ये कहा था कि मैं मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां पहनाना चाहती हूँ, तब कहाँ थी ये विद्यार्थी परिषद की सो कॉल्ड सूडो फेमिनिस्ट? तब कहाँ थी ये? तब तो सांप सूंघ गया होगा इनको। और जब ये खुद इनके कार्यकर्ता मणिपुर में वीसी ऑफिस जाते हैं, चूड़ी पहनाते हैं, जबरदस्ती उनके ऑफिस में घुसते हैं, तब कहाँ चली जाती हैं? और जब कहाँ थी ये तो चलो पुराने सिनेरियोज हो गए। शर्म आनी चाहिए, मैं शर्म से इनको डूब मरना चाहिए। जब जंतर मंतर पर महिलाओं पर, नाबालिगों पर लाठीचार्ज हो रहा था, जब उनके प्राइवेट पार्ट्स पे वो पुलिस वाला लाठी मार रहा था, तब कहाँ थी ये? तब कौन से बिल में घुसी पड़ी थी? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है आपकी क्रेडिबिलिटी पे कि आप सिर्फ झूठ का साथ देना जानते हो। आप अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते तो सिर्फ एक साइड ही लेते, आप सच बोलते, सामने आते उस वक्त क्यों सांप सूंघ गया? ऊपर से आदेश नहीं होगा ना। हमारे साथ एक और छात्र हैं कुलदीप, जो इस वक्त अनशन पर बैठे हुए हैं। आप लोग के अनशन का आज तीसरा दिन है। कुलदीप, एक तरीके से हम देख रहे हैं ना, संवाद की बड़ी कमी है हर जगह, संवादहीनता बढ़ती जा रही है। आप लोग को लगता है कि ये जो है विश्वविद्यालय स्तर पर सही नहीं है, संवाद हमेशा बना रहना चाहिए? संवाद तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर संवाद ही नहीं हुआ तो हम अपनी बात कैसे पहुंचा पाएंगे? लेकिन वो संवाद नहीं करना चाहते, वो तो बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, बस लालच देना चाहते हैं कि हम कैसे भी करके उनकी मांगे को कॉम्प्रोमाइज कर ले। लेकिन हम बिल्कुल भी यहाँ से हटने वाले हैं। वो हमें डराना चाहते थे कि वहाँ हम नहीं जाएं। अब मैं उनके गेट नंबर 4 पर उनके सामने बैठा हूँ कि डरा लो, मैं अपना अनशन तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। आपको लगता है कि आप लोग की बात सुनी जाएगी? वही संवाद वाली बात आ गई, हम सुनवा के मानेंगे, मतलब सुने ना सुने, लेकिन हम अपने ढोल नगाड़े जिस तरीके से अपनी बात सुनवा के मानेंगे और अपनी बात मनवा के मानेंगे। अच्छा, अब तो चुनाव का भी सीजन शुरू होगा। अभी मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने में डूसू के चुनाव भी हो जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? आप लोग लगातार जुड़े हुए, मैं देख सकता हूँ NSY के जो छात्र हैं वो लगातार रैलियां भी निकाल रहे हैं, वो आप लोगों के समर्थन में भी रैलियां निकाल रहे हैं, पोस्टर्स भी लगे हैं। इस बार चुनाव में कैसे क्या होने वाला है? इस बार NSY ही 4 सीट जीतने वाली है। चारों तरफ आप देख सकते हो कि NSY दिखाई दे रही है, ABVP का कोई नामो पता नहीं है। तो इस बार हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चारों की चारों सीटें जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ और छात्र हैं, वो भी अनशन पे बैठे हुए हैं। भाई, आप भी अनशन कर रहे हैं, क्यों छात्रों को अनशन पर बैठना पड़ रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में? दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको पता 4 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट किया था। 4 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद इन्होंने जो 1 ईयर PG के लिए हर डिपार्टमेंट की सीट निकाली, 38, 48। 4 ईयर प्रोग्राम में अगर आपने देखो कितने कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, 55 कॉलेज आते हैं। 55 कॉलेज के अंदर मतलब हर कॉलेज में अगर एक बच्चे को एक सीट मिला है तो 1% बैठता है। इन्होंने तो 1 से भी कम % बच्चों को मौका दिया है। 4 ईयर और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। उन बच्चों का 1 साल खराब हो रहा है, उनके बारे में यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं सोच रही, उनका रिलेवेंट, उनका फ्यूचर के बारे में। ये बच्चों के हितों की बातें कर देते हैं। अगर कोई संघी कोई फरमान निकाल देता तो उसके लिए सीट बढ़ा देते। अगर किसी प्रोफेसर के बच्चे के एडमिशन की बात होती तो भी सीट बढ़ा देते। बट अगर आम छात्र की बात आएगी तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय जो प्रशासन है ये बहरा हो चुका, ये नहीं सुनेगा। विजय मीना जी हमारे साथ बैठे हैं और शायद कैंडिडेट NSY दूसरी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आप भी बैठे हुए अनशन पे? अभी आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आपके ही लगभग छात्र हैं, आप बंधु हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, इनकी मांगे सुनी जाएंगी? बिल्कुल, इनकी मांगे सुनी जाएगी और जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक हम सब यहीं बैठे हैं। जंतर मंतर पे भी सुनी गई आखिर में जाके, जब तक वहीं बैठे थे सारे भाई, और अगला जंतर मंतर दिल्ली विश्वविद्यालय में है तो बिल्कुल यहाँ भी मांगे सुनी जाएगी। चलिए, इनका कहना है, उनको विश्वास है कि इनकी मांगे सुनी जाएंगी। तो छात्रों के अपने मुद्दे हैं, वो यहाँ पर कुछ सवाल लेकर बैठे हैं, कुछ मांगे लेकर बैठे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि संवादहीनता ना फैले समाज में संवाद बना रहे, क्योंकि शांति जो है वो संवाद से ही स्थापित होती है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत दिन इन्हें अनशन पर ना बैठना पड़े और इनकी मांगे मान ली जाए। कम से कम एक संवाद स्थापित किया जाए VC ऑफिस द्वारा इनके साथ, और तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। और राहुल वैसे भी बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। हम आगे भी दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े खबरें आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अंडूज प्रताप के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, एज न्यूज़।